वेलकम टू द आयर स्टूडियो बाय विशालु ग्ले। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हृदय से जुड़ी कुछ सबसे गंभीर स्थितियों पर बात करने वाले हैं, विशेष रूप से वेंट्रिकुलर रिदम्स यानी निलय संबंधी लय की गड़बड़ियों को पहचानने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की कला को समझेंगे। सच मानिए, ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जीवन रक्षा से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम वेंट्रिकुलर रिदम्स के बेसिक परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर पीवीसीज और उनके पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इलाज के तरीके और अंत में एक क्विक कंपैरिजन देखेंगे। यानी बेसिक से लेकर लाइफ सेविंग मैनेजमेंट तक का पूरा सफर तय किया जाएगा। तो सेक्शन 1 वेंट्रिकुलर रिदम्स एक परिचय, आइए इसे समझते हैं। वेंट्रिकुलर रिदम्स असल में वो इम्पल्सेस हैं जो सीधे वेंट्रिकल से उत्पन्न होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ये है कि ये इम्पल्सेस हमारे हृदय के नॉर्मल बंडल्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। हमारा दिल एक सुपर हाईवे की तरह टॉप डाउन काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यहाँ इम्पल्सेस धीमी सेल टू सेल प्रक्रिया से गुजरते हैं, बिल्कुल किसी ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते की तरह। और इसी वजह से ईसीजी पर 0.12 सेकंड से अधिक का एक चौड़ा और काफी अजीबोगरीब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस यानी पीवीसीज। पीवीसीज असल में समय से पहले आने वाली एक्टोपिक बीट्स हैं। इन्हें हम वेंट्रिकल्स की गड़बड़ी का सबसे पहला अलार्म या चेतावनी संकेत मान सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है चौड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और उसके तुरंत बाद आने वाला वो ठहराव। ये असामान्य आकार इसलिए बनता है क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ डीपोलराइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो एक के बाद ऐसा कर रहे हैं। और चूंकि ये एक ही जगह से आ रहे हैं, इसलिए ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम यूनिफोकल कहते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत मल्टीफोकल पीवीसीज में बीट्स का आकार और रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स के अलग अलग हिस्सों या अलग अलग फोकस से उत्पन्न हो रहे हैं। सच कहें तो एक से ज्यादा फोकस का होना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये बताता है कि मायोकार्डियम में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पीवीसी पैटर्न्स और उनके खतरे। ये जो अलग थलग दिखने वाली बीट्स है ना, ये आपस में मिलकर काफी खतरनाक पैटर्न्स बना सकती हैं। जैसे वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, जहां हर दूसरी बीट एक पीवीसी होती है, और ट्राइजेमिनी, जहां हर तीसरी बीट एक पीवीसी होती है। इस तरह के पैटर्न्स को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हृदय की लय असल में किस तेजी से बिगड़ रही है और खतरा कितना बढ़ रहा है। लगातार आने वाले पीवीसीज की टर्मिनोलॉजी को समझना काफी अहम है। जब 2 पीवीसीज लगातार आते हैं तो उसे कपलेट कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अगर 3 या उससे अधिक पीवीसीज लगातार आते हैं और हृदय की गति 100 बीट्स प्रति मिनट का आंकड़ा पार कर जाती है तो स्थिति बदल जाती है। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी वीटी बन जाता है, और यहीं से मामला बेहद नाजुक हो जाता है। इसे आर-ऑन-टी फिनोमेनन कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हृदय के सबसे कमजोर पल में किसी ने उसका मेन स्विच गलत तरीके से दबा दिया हो। ये एक सीधा लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा खतरा है, जो तब पैदा होता है जब एक पीवीसी हृदय के सबसे सेंसिटिव रीपोलराइजेशन पीरियड के ठीक बीच में आ जाता है। जब एक समय से पहले आने वाला पीवीसी सीधे टी वेव के ऊपर लैंड कर जाता है तो ये वेंट्रिकल्स को पूरी तरह से फिब्रिलेट कर सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रिगर है जो सीधे तौर पर जानलेवा पॉलीमॉर्फिक वीटी या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी वीएफ को जन्म दे सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत, मतलब बिना 1 सेकंड गंवाए, मेडिकल अलर्ट की जरूरत होती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वीटी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एक सिंगल वेंट्रिकुलर फोकस इतनी तेजी से फायर करने लगता है कि वो ऐसे नोड के नॉर्मल फंक्शन को पूरी तरह से दबा देता है, ओवरराइड कर देता है। मोनोमॉर्फिक वीटी में एक समान आकार वाले वाइड कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिक वीटी, जिसे टॉर्साडेस डी पॉइंट्स भी कहा जाता है, उसमें एक ट्विस्टिंग एक्सिस होता है, जहां वेव्स का आकार लगातार बदलता और एक धुरी पर घूमता हुआ महसूस होता है। वीटी के अलग अलग प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। मोनोमॉर्फिक, जहां क्यूआरएस का आकार एक जैसा रहता है,
और पॉलीमॉर्फिक, जहां आकार लगातार बदलता है। इसके अलावा ये कितनी देर तक रहता है, उसके आधार पर इसे सस्टेन्ड यानी 30 सेकंड से ज़्यादा चलने वाला और नॉन सस्टेन्ड यानी जो कुछ ही समय के लिए एक छोटे बर्स्ट की तरह आता है, इन 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर ईसीजी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे खास बात है हार्ट रेट का 100 से 250 बीट्स प्रति मिनट की खतरनाक स्पीड पर होना। दूसरा सबसे अहम फीचर है एवी डिसोसिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पी वेव्स का वेंट्रिकल्स के चौड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना या तालमेल नहीं रह जाता। और जैसा कि पहले बताया, क्यूआरएस 0.12 सेकंड से चौड़ा और काफी अजीबो-गरीब आकार का होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 5 की इलाज और नर्सिंग प्राथमिकताएं। देखिए, सिर्फ ईसीजी को पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली क्लिनिकल रिस्पॉन्स इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज के हेमोडायनामिक्स पर क्या असर पड़ रहा है। किसी भी स्थिति को ठीक करने के लिए उसके रूट कॉज यानी मूल कारणों को पकड़ना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, नया मायोकार्डियल इन्फाक्शन या ड्रग टॉक्सिसिटी। ऐसी स्थितियों में सबसे पहली और सबसे अहम नर्सिंग प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो है मरीज की स्थिति का तुरंत आकलन करना और बिना देरी किए पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करना। जब पीवीसीज के इलाज की बारी आती है तो हमारी अप्रोच पूरी तरह से लक्षणों पर निर्भर करती है। अगर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी कोई लक्षण नहीं है तो मुख्य रूप से सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर एक्यूट एमआई की सेटिंग है और मरीज सिम्प्टोमेटिक है तो वहाँ काफ़ी आक्रामक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन और एंटी एरिथमिक दवाएं शामिल हैं। वीटी की 3 मुख्य क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हमें देखने को मिलती हैं: स्टेबल, अनस्टेबल और पल्सलेस वीटी। स्टेबल वीटी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जबकि अनस्टेबल में ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से गिर जाता है। लेकिन सबसे डरावनी स्थिति है पल्सलेस वीटी। इसका सीधा मतलब है कि पल्स गायब है। इस स्थिति को तुरंत कार्डियक अरेस्ट मानना चाहिए और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसी के अनुसार सीपीआर और इलाज शुरू कर देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से, सेक्शन 6 की तरफ, एक त्वरित तुलना। इस क्विक कंपैरिजन के जरिए हम पूरे टॉपिक को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये रिदम, रेट, पल्स की मौजूदगी और क्लिनिकल ट्रीटमेंट की एक साथ तुलना करता है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे पीवीसीज में आमतौर पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, जबकि स्टेबल वीटैक में दवाओं की ज़रूरत होती है, और पल्सलेस वीटैक या वीफिब में सीधे डिफिब्रिलेशन चाहिए होता है। वहीं असिस्टोल, जो कि एक फ्लैट लाइन है, वहाँ सीपीआर ही हमारा प्राइमरी हथियार है। इतनी सारी तकनीकी जानकारियों के बीच नर्सिंग केयर का एक ऐसा मूल दर्शन है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गोल्डन रूल कहता है, हमेशा मरीज का इलाज करें, मॉनिटर का नहीं। किसी भी खतरनाक रिदम को मॉनिटर पर देखकर तुरंत घबराने या सबसे बुरा मान लेने से पहले सीधे मरीज के पास जाना और खुद उसकी पल्स चेक करना सबसे ज़रूरी और पहला कदम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या इन चौड़ी और अजीबोगरीब रिदम्स को पहचानने में महारत हासिल करना भविष्य में किसी गंभीर मरीज की जान बचाने की मास्टर की साबित हो सकता है? बिल्कुल, ये लगातार सीखने और हर पल सतर्क रहने की प्रक्रिया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।